ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपक तिवारी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी आज। दरअसल चर्चा ये हो रही है कि 1 साल होते हैं और 100 नोटिसें भेजी जाती हैं बाबा रामदेव को। क्या केंद्र सरकार वाकई में इतनी जागरूक हो गई है? वो भी महज एक आदमी के लिए क्यों होती है? क्या 19 सालों तक, जैसा कि बाबा रामदेव कहते हैं कि 20 सालों से वो ये सब कुछ कर रहे हैं, 19 सालों तक लगातार, यानी कि 20वें साल भी उन्होंने अपने इस पूरे कामों की जानकारी खुद सरकार को दी है, सरकार ने खुद इसको क्लीन चिट दी है, लेकिन 19 साल तक बेदाग निकलते हैं। जो 20वां साल होता है वो भारी पड़ता है। सरकार को लगता है कि गड़बड़झाला हो रहा है, गोरखधंधा हो रहा है और काला धन खुद बाबा रामदेव विदेशों में इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद नोटिसें जारी करने का दौर शुरू हो जाता है। 100 नोटिसें जारी कर दी जाती हैं महज 1 साल में। सवाल यह है कि क्या वाकई में बाबा रामदेव ने इतना सब कुछ किया? अगर ऐसे किया है तो 19 साल तक यही सरकार, यही सत्ता उन्हें क्लीन चिट क्यों देती रही? हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। दीपक, अब फेमा के तहत नोटिस दी गई है, नोटिसों की फहरिस्त में एक नोटिस और जुड़ गई है। हम ये कैसे मान लें कि ये बाबा रामदेव के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं है, सत्ता की? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आशीष, बिल्कुल आपने ठीक बोला। जिस तरीके से लगातार जो घटनाक्रम हुआ है, 20 सालों से बाबा कहते हैं हम लगातार हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं, सब कुछ सरकार को टाइम पे जमा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 19 सालों तक कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब पिछले साल जून में बाबा रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठते हैं तो पहले वहीं पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको उनके समर्थकों के साथ वहाँ से खदेड़ा जाता है और जिसके बाद बाबा अपना पूरा दुखड़ा भी मीडिया को सुनाते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक तकरीबन 17 दिनों के बाद 21 अगस्त को यहाँ पर जो ईडी है वो लेटर लिखता है पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर को, इसके साथ साथ आरबीआई को, कि हम लोग फेमा के तहत वहाँ पर कुछ मामलों में जांच कर रहे हैं जिसमें बाबा रामदेव के साथ साथ उनके ट्रस्टों को भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा है तो उसके बाद से ये सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद से अनवरत सिलसिला लगातार जारी है और इस दौरान तकरीबन 100 से ज़्यादा नोटिस बाबा रामदेव और उनके अलग अलग ट्रस्टों को जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि इससे पहले तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अब ये कार्रवाई क्यों रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रामदेव भी लगातार इसी बात को उठाते रहे हैं कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, क्योंकि अगर सरकार को कार्रवाई करनी होती तो सरकार का, अगर रामदेव कोई काम गलत कर रहे होते तो शायद बहुत पहले सरकार को सारी चीजें नजर आ जानी चाहिए थी। क्योंकि जितनी भी एजेंसियां जिन्होंने नोटिस भेजे हैं बाबा रामदेव को, आयकर विभाग की बात करें, सेवा कर विभाग की बात करें, ईडी की बात करें या दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो लोग जितने भी नोटिस भेजे उससे पहले भी वो लोग काम कर रहे थे और जो भी लोग ऐसे गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ वो लोग समय समय पर कार्रवाई करते आए हैं। लेकिन रामदेव के खिलाफ ये सारे नोटिस सिर्फ रामलीला मैदान में जो उन्होंने अनशन किया था काले धन के खिलाफ, उसके बाद ही जारी किए गए हैं। और इस दौरान हम देखते हैं कि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी जब वहां पर कार्रवाई हुई थी दिल्ली पुलिस की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं फटकार भी लगाई थी। लेकिन उसके बाद कुछ समय तक पूरा का पूरा मामला ठंडा पड़ जाता है और इस बार जब 9 अगस्त से मानसून सत्र के शुरू होने के साथ साथ बाबा रामदेव रामलीला मैदान में अनशन शुरू करते हैं तो एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि पिछले बार के आंदोलन में और इस बार के आंदोलन में काफी बड़ा फर्क था। पिछले बार बाबा ने सांकेतिक तौर पे वो अनशन करने की बात कही थी, लेकिन उसी दौरान सरकार को ये सारी चीजें नहीं भाई और सरकार को जब लगा कि बहुत बड़ा जन समुदाय उनके साथ जुड़ रहा है तो उनको मैदान से हटा दिया गया। लेकिन इस बार की एक बात हम देखते हैं तो इस बार कहीं ना कहीं सरकार, हालांकि सरकार ने उनके पूरे आंदोलन को नजरअंदाज जरूर किया लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई भी नहीं की, क्योंकि सरकार जानती थी कि ऐसी कोई कार्रवाई होती है। दीपक, एक बात और है मुझे जहां तक लगता है, आप जिन तमाम नोटिसों की चर्चा कर रहे हैं, फेमा के तहत जो नोटिस जारी की गई थी उसकी कॉपी हमारे पास आई हुई है। ये कॉपी है उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखी गई है, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखी गई है। 21 जून 2011 को यह खत लिखा गया है। और यकीनन एक चीज और साफ होती है इससे दीपक, कि जब जब बाबा ने अपना आंदोलन शुरू किया है उसी वक्त, उसी दौरान ही सरकार कुछ ज्यादा सक्रिय रही है बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। नहीं, बिल्कुल आपने ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई देता है और ऐसा लगता भी, क्योंकि इस बार की हम बात करें, पिछली बार जब आंदोलन शुरू किया था उससे पहले बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन पिछली बार जब आंदोलन का खत्म हुआ तो लगातार नोटिसों की झड़ी लगा दी गई। इस बार जब उनका आंदोलन शुरू होने वाला था, सरकार को इसकी जानकारी थी, तो बालकृष्ण के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ वारंट जारी होता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी जमानत वहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद लगातार कुछ ही दिनों बाद खाद्य विभाग का छापा पड़ता है, राज्य सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के अधीन वो विभाग आता है उनके यहाँ पर फैक्ट्री में जहाँ पर वो सारी दवाइयाँ औषधियाँ बनाते हैं। उसके बाद लगातार उनको नोटिस जारी होते हैं, उनके सहयोगी बालकृष्ण को फेमा के तहत नोटिस जारी होता है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार की पूरी ये
कोशिश यही लगती है कि काले धन के मुद्दे को बाबा उठा रहे हैं और उनके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण, और सीबीआई ने आशंका भी जताई है जो बालकृष्ण को नोटिस भेजा था कि कहीं ना कहीं बालकृष्ण का काला धन भी विदेशों में जाएगा। यानी कि सरकार की पूरी कोशिश यही कि जिस मुद्दे को बाबा उठा रहे हैं उसी मुद्दे में कहीं ना कहीं बाबा को घेर लिया जाए, और पूरी कोशिश यहाँ पर की गई, लगातार उनको नोटिस यहाँ पर जारी किए गए। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से लगातार आंदोलन के दौरान ही सारी कार्रवाई क्यों की गई, सबसे बड़ा सवाल यह है, बाबा रामदेव ने इसी सवाल को उठाया था। हालांकि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उनके जितने भी अधिकारी हैं, उनका हर बार यही कहना होता है कि ये सारी कानूनी तौर पे सारा कुछ हो रहा है, रूटीन कार्रवाई है, ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशली सिर्फ इसी वक्त हम लोग इस कार्रवाई को कर रहे हैं। वो लोग लगातार इस बात को नकारते आए हैं और सभी कार्रवाई को जायज ठहराते हुए आए हैं। लेकिन बाबा रामदेव लगातार यही आरोप लगा के आए हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से लगातार जो जन समर्थन लगातार बाबा रामदेव को मिल रहा है, पिछले बार मिला था, इस बार मिला था, और कहीं ना कहीं उसका फर्क तो आशीष पड़ता ही है। और जिस तरीके से खुलकर इस बार बाबा रामदेव ने कांग्रेस के खिलाफ शंखनाद किया था वहां पर कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार तो डरी हुई है। और सरकार चाहती है कि जो 20 महीने का वक्त उनके पास है 2014 के आम चुनाव से पहले, उस आम चुनाव से पहले बाबा रामदेव को कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में इस तरीके से फंसा दिया जाए, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उनकी छवि धूमिल हो और लोग उनका जो जनसमर्थन उनको मिल रहा है वो कम हो, और जिससे सरकार ये बताने की कोशिश लोगों के बीच में करेगी कि जिस व्यक्ति को आप आंख मूंद कर समर्थन कर रहे थे, जिसकी बात पर आप आंख मूंद कर रामलीला मैदान तक पहुंचे थे, लगातार 10 दिनों तक आप वहां पर जमे रहे, उस व्यक्ति का असली चेहरा है क्या। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव का काफी बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है। दीपक 20 साल, लगभग 20 सालों का हवाला दे रहे हैं बाबा रामदेव। वो कह रहे हैं कि 20 सालों से वो तमाम जो क्रियाकलाप हैं उनके वो जानकारियां सरकार को देते रहे हैं। खुद सरकार ने उनके ऑडिट पर मुहर लगाई है, वो सब कुछ देखती रही है। 19 साल बेदाग रहते हैं, 1 साल में ही तमाम दाग लग जाते हैं। इससे भी एक चीज और पुष्ट हो जाती है कि महज 1.25 साल का जो ये दौर है, जब से बाबा ने अपने आंदोलन शुरू किए हैं तब से ही सारे दाग लगने भी शुरू हुए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही चीज आज हम उठा भी रहे थे कि वाकई में इन 1.25 सालों में ऐसा क्या बाबा रामदेव ने कर दिया कि सरकार क्या जितनी भी एजेंसियां थी सभी के सब उनके पीछे लगा दी और लगातार नोटिसों की झड़ी उनके पीछे लगा दिए। तो निश्चित तौर पर जो आंदोलन का ऐसे असर ही कहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार अंदर से घबराई हुई है। जैसा मैं इससे पहले जिस बात को कर रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि जो 20 महीने का वक्त उनके पास बचा है 2014 के आम चुनाव से पहले, क्योंकि इस बार अंबेडकर मैदान में जब बाबा पहुंचे थे रामलीला मैदान के बाद, तो वहां से बाबा ने साफ तौर पे ऐलान किया था कि कांग्रेस के खिलाफ वोट करना है, कांग्रेस को हटाना है, अगर भ्रष्टाचार को देश से मिटाना है। तो बाबा को कहना था कि सभी भ्रष्टाचार के पीछे की जड़ कांग्रेस है। तो निश्चित तौर पर सरकार को ये चीज लगती है कि कहीं ना कहीं बाबा रामदेव आने वाले समय में उनका नुकसान कर सकते हैं, और जिस तरीके से उनको लोगों का समर्थन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं लोग उनके साथ जाएंगे, और हो सकता है कि 2014 के आम चुनाव में वो जनसमर्थन वोट में कन्वर्ट हो जाए, और इसका नुकसान सीधे तौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस उसको मिलेगा, क्योंकि लगातार घोटालों के आरोप भी इसके साथ साथ लगते रहे। बात सिर्फ काले धन की नहीं है, इसके साथ साथ 2G स्कैम इतना बड़ा मामला हुआ, डी राजा जेल में गए थे, उसके बाद पी चिदम्बरम का उसमें नाम आया था, हालांकि उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसके बाद ताजा घोटाला आता है कोयले का, वहां पर भी सरकार तकरीबन 1,86,000 करोड़ का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं सरकार तो घिरी हुई है, और बाबा रामदेव एक माध्यम, सरकार को लगता है कि बाबा रामदेव एक माध्यम ना बन जाए उस सरकार की विफलता का, उस सरकार को सत्ता से हटाने का। शायद यही एक वजह है कि उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनका जन समर्थन कम करने के लिए और बाबा की जो बातें हैं उनको झूठा साबित करने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं ये व्यू रचना यहाँ पर रची है। और लेकिन फिलहाल रामदेव की तरफ से जो बयान लगातार आ रहे हैं कि वो लोग, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारी एजेंसियां भी अगर उनके पीछे लगा दे तो वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आशीष एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, हम सिर्फ बात रामदेव की नहीं करेंगे कि वाकई में रामदेव पाक साफ है, रामदेव 20 साल से काम करें तो पाक साफ है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से रामदेव ने इतने कम समय में इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया है, तकरीबन 1100 करोड़ की संपत्ति का उनका तो टर्नओवर है, और इतनी सारी संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं। कई सारे ऐसे मामले भी वहां पर आए थे कि उन्होंने अपने बालकृष्ण के पीए के नाम पर पतंजलि योगपीठ का पूरा परिसर खरीदा है, कई जगह लोगों की जमीनें हत्याई हैं, कई सारे ऐसे मामले हैं हरिद्वार में जहां अपनी जगह है। ये आरोप लगातार लगते रहे हैं बाबा पर कि वो लोगों की जमीन हड़प ले रहे हैं, और तमाम न्याय पंचायत की जमीन वो हड़प रहे हैं बेनामी तरीके से, और बालकृष्ण के पीए के नाम पर उन्होंने तमाम बेनामी संपत्ति लिखवा रखी है। तमाम आरोप बाबा के ऊपर लग रहे हैं। नहीं बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी जानकारी सरकार को भी थी, क्योंकि हम हरिद्वार की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे केसेस वहां के थानों में आए हैं कि बाबा रामदेव के आश्रम या ट्रस्ट द्वारा उनकी जमीनें हड़पी गई हैं। लेकिन सवाल फिर से वहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि जब सारी चीजें पहले से ही हो रही थी, बाबा रामदेव पाक साफ नहीं है, कई आरोप उन पर लगते रहे, यहाँ तक उनके जो सहयोग साथी संत हैं हरिद्वार के, उन्होंने तो बाबा रामदेव पर अपने गुरु शंकर देव की हत्या का भी आरोप लगा दिया कि उनको उन्होंने बाबा रामदेव ने गायब करवा के उनकी हत्या करवा दी। यानी कि आरोप काफी पहले से लगते रहे हैं, लेकिन तब सरकार को ये सारी चीजें नजर क्यों नहीं आई, तब सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया,
तब जो संबंधित एजेंसियां हैं या पुलिस है उसको निर्देश क्यों नहीं दिए गए कि जो भी शिकायतें बाबा रामदेव के खिलाफ आई हैं उन पर जांच की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है, यानी कि सरकार को उस समय तक बाबा रामदेव से डर नहीं था और सरकार को शायद ये उम्मीद भी नहीं थी कि आने वाले समय में बाबा रामदेव सरकार के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकते हैं। काले धन के मुद्दे को लेकर बाबा रामदेव एक जना आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो आंदोलन सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ ही होगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि बाबा रामदेव अम्बेडकर मैदान से इस बात का ऐलान करेंगे कि कांग्रेस हटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। शायद इस बात की झलक अगर सरकार को पहले से होती आशीष, तो निश्चित तौर पर पहले ही बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई जितने भी आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाती, उन पर कार्रवाई की जाती और पहले से ही एजेंसियां उनके खिलाफ काम कर रही होती। आशीष बिल्कुल दीपक, लेकिन ये कैसे समझा जा सकता है कि बाबा रामदेव के समर्थकों का हुजूम इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ एकदम से खड़ा हो सकता है? ये मैंडेट बना सकते हैं क्या? ये जनाधार तय कर सकते हैं क्या बाबा रामदेव? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि अगर जनाधार तय कर लेते हैं तो ये वोट कन्वर्जन कैसे हो पाएगा, वोट में कन्वर्ट कैसे होगा, ये भी एक सवाल है। एक हिडन एजेंडा तो नहीं है बीजेपी या एनडीए की तमाम पार्टियां हैं, बीजेपी क्योंकि खुद नितिन गडकरी इनकी शरण में जा चुके हैं। हमने वो तस्वीरें भी हमें याद है, मुझे याद आती हैं कि जब बाबा रामदेव गए थे नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए तो नितिन गडकरी ने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगा था। आशीर्वाद शायद मिल भी रहा है, मुझे लगता है। ये एक हिडन एजेंडा के तहत काम नहीं हो रहा, ये हम कैसे मान लें? बाबा रामदेव जनाधार बना लेंगे, इतना बड़ा लोगों का हुजूम, वोट कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैसे मान लें कि वो कांग्रेस के खिलाफ वोट करेगा? देखिए, एक चीज आशीष तो बिल्कुल तय है कि ये सारी चीजें बहुत जल्दी नहीं हुई, बहुत प्री प्लान तरीके से सारा काम हुआ है। और बाबा रामदेव जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में जाते थे, वहां पर योग शिविर लगाते थे, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वो बात करते थे। और वहां पर शुरुआती तौर पे वो नाम नहीं लेते थे किसी पार्टी का, लेकिन भ्रष्टाचार की बात करते थे। देश में भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट नेता है, इनको हटाना चाहिए। शुरुआत में किसी पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन इस जो सारा कुछ आज जन आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है, उनको जो जन समर्थन मिल रहा है, दिल्ली का पिछले बार का रामलीला मैदान का आंदोलन की बात करें, इस बार के रामलीला मैदान के आंदोलन की बात करें, तो इसकी नींव कई साल पहले ही वहां पर रखी जा चुकी थी और धीरे धीरे वो मूर्त रूप ले रहा था। और फाइनली बाबा रामदेव ने 2 बड़े आंदोलन दिल्ली में करके सरकार को दिखा दिया कि उनकी ताकत क्या है और उनके साथ लोगों का बड़ा जनसमूह है। लेकिन जहां तक बात है भाजपा की या किसी हिडन एजेंडे की कि पर्दे के पीछे की वास्तविक की स्थिति क्या है, क्या बाबा के पीछे जो पर्दा है उसके पीछे कौन लोग हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपने जो चीज बोली कि गडकरी उनकी शरण में आए, बाबा जाते हैं गुजरात में, मोदी से मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, जिसको लेकर अन्ना से भी उनकी तकरार होती है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो बीजेपी ने हर बार उनके आंदोलन को सपोर्ट किया है, हर बार उनके आंदोलन का समर्थन किया है और गडकरी तो खुद उनके मंच में गए थे इस बार। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें एक चीज यहां पर निकल के आती है कि जब बाबा रामदेव ने बोला था कि कांग्रेस हटाओ, किसको लेकर आओ, उन्होंने इस बात को बोला था और वो किसको वो लेके आएंगे, किसको का उन्होंने खुलासा नहीं किया है। यानी कि एक बात तो तय है कि वो किसको, कोई ना कोई तो है, वो किसको भाजपा भी हो सकती है, कोई दूसरी पार्टी भी हो सकती है, उनके पार्टी का कैंडिडेट भी हो सकता है भविष्य में वो बना ले कोई पार्टी। तो निश्चित तौर पर जहां तक अभी तक की स्थिति दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं एनडीए या भाजपा वो विकल्प वहां पर हो सकता है जो बाबा आने वाले समय पर लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि बाबा ने जी बिल्कुल और है दीपक, मुझे जहां तक लगता है जब जब हमने देखा है अन्ना हजारे का सहयोग जरूर करते हो, तमाम मंचों पर जाके उनके लिए भीड़ जुटाते रहे हो बाबा रामदेव, लेकिन कभी इस तरीके से मुखर होकर उन्होंने लोकपाल के लिए आवाज नहीं उठाई है। वो बस कहते रहे हैं कि काला धन वापस आए, काला धन वापस आए। काला धन और लोकपाल दोनों के बीच में गैप बनाकर रखा है बाबा रामदेव ने। यकीनन काला धन और लोकपाल दोनों देश के लिए बहुत जरूरी है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक सोची समझी रणनीति ये भी हो रही हो कि जिस तरीके से अन्ना की टीम राजनीति में आ रही है और चूंकि उन्हें किंग बनना है और बाबा रामदेव यहां पर खुद इनके बारे में कहा जाता है कि ये किंग मेकर हो सकते हैं, कभी किंग नहीं हो सकते थे, तो ये किंग मेकर से लेकर किंग तक का सफर, क्या ये कनेक्शन भी जुड़ सकता है कहीं? नहीं, देखिए अभी तक की अगर बात करूं तो फिलहाल ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि टीम अन्ना का एजेंडा एकदम साफ हो गया था जब उन्होंने वहां पर अपना जंतर मंतर पर अनशन खत्म किया था और पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जहां तक उन्होंने बात की थी। और उसके बाद जिस तरीके से अन्ना हजारे ने किनारा कर लिया था टीम अन्ना के सहयोगी से और साफ तौर पे कहा था कि जो भी राजनीतिक दल बनाया जाएगा उसमें उनका कोई भी उनका समर्थन उनको बिल्कुल नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं वो मतलब उनका नाम वहां पर शामिल नहीं रहेगा। और यानी कि और जिस तरीके से बाबा रामदेव जब टीम अन्ना के मंच पर जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल से उनके जो तकरार होती है और आपस में जो बयानबाजी होती है उसको भी हम साफ तौर पे देख सकते हैं। तो यानी कि इन दोनों के बीच में, किंग और किंग मेकर के बीच में कनेक्शन तो फिलहाल नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि वो किंग कोई और हो सकता है, लेकिन बाबा किंग मेकर हैं या आने वाले समय पर हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो इसकी संभावना भी यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वाकई में बहुत बड़े किंग मेकर हो जाएंगे, इतनी ताकत उनके पास होगी कि जिसको वो चाहेंगे किंग बना देंगे, लेकिन कुछ हद तक
कई सारी चीजें वो तय कर पाएंगे। और जैसा जिस तरीके से उन्होंने मंच से वहां पर ऐलान किया, कई कुछ हद तक कई सारी चीजें तय करने की स्थिति में वहां पर रहेंगे, ऐसा लगता है। जो उनको जन समर्थन लगातार मिला है उसको देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं। और इसके साथ इसका प्लस पॉइंट यहाँ पर निकल के ये आता है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घोटाले यहाँ पर सरकार के उजागर हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस संभावना को और ज्यादा बलवती कर देती है कि बाबा रामदेव किंग मेकर बनने की स्थिति में आ सकते हैं। आशीष। बिल्कुल दीपक, और एक चीज और चर्चा करना चाहेंगे। 100 नोटिसें लगातार भेजी जा रही हैं। बाबा रामदेव को अब तक 100 नोटिसें भेजी जा चुकी हैं 1.25 साल में, लेकिन इनमें से अभी तक कोई एक ऐसी नोटिस नहीं है जिस पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हुई हो। जो तमाम नोटिसें भेजी गई हैं, उन नोटिसों के जवाब या तो बाबा रामदेव ने बेहद अच्छे तरीके से दे दिए हैं, या फिर नोटिसों के जवाब में मुझे याद है कि उनके ऊपर कुछ सेल्स टैक्स का भी थोपा गया था कि आपने दवाओं का कारोबार किया है, लिहाजा आपके ऊपर सेल्स टैक्स बनता है। बाबा ने वो रकम भी चुका दी थी और इस पूरे मामले में हंगामा भी मचा था, लेकिन ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ है। यानी सिर्फ परेशान करने की ही नीयत से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, एक चीज इसमें गौर करने वाली आशीष, क्योंकि जब भी नोटिस जारी होता है तो, और बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी होता है, तो निश्चित तौर पर मीडिया की भी सुर्खियां बनता है और लोग भी ध्यान से उस चीज को देखते हैं और उनको लगता है कि वाकई में रामदेव ने कुछ ऐसा गलत किया होगा कि उनको नोटिस जारी हुआ। और शायद बहुत सारे लोग इस चीज में फर्क नहीं समझते कि वाकई में नोटिस जारी करना, उसके बाद कार्रवाई होना, जांच होना, इसमें बहुत लंबा समय होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। और वाकई में रामदेव की तरफ से वहां पर उसका जवाब भी जा रहा होगा, तो लोगों के माइंड में ये सारी चीजें रहती है कि हाँ नोटिस जारी हुआ, यानी कि हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ गलत किया हो, हेरा फेरी की हो, ये बातें लोगों के दिमाग में रहती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आप नोटिस जारी करते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गलत, सामने वाला व्यक्ति गलत ही है। तो इस चीज को लेकिन इस तरीके से प्रचारित जरूर किया जाता है कि बाबा रामदेव के खिलाफ जांच चल रही है। जिस तरीके से सरकार के लगातार मंत्री बयान देते रहते हैं, सलमान खुर्शीद बयान देते हैं, और खासतौर पर दिग्विजय सिंह का मैं नाम लेना चाहूंगा, तो रामदेव के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते हैं, ढोगी कहते हैं, पाखंडी उनको बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर वो हर बार यही कहते हैं कि बाबा रामदेव के खिलाफ जांच चल रही है, बाबा रामदेव ये है, बाबा रामदेव वो है, काला धन खुद उनके पास है। यानी कि उनकी पूरी कोशिश यही थी कि लोगों के बीच ये मैसेज चला जाए कि बाबा रामदेव ने कुछ गलत किया है, इसलिए उनके खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन इसके बीच का फर्क शायद लोगों के बीच में नहीं जा पाता और इसमें काफी वक्त भी लग जाता है, और यही एक वजह हो सकती है कि लगातार एक के बाद एक नोटिस उनको जारी किया जा रहा है। हालांकि बाबा रामदेव कहते हैं कि हर नोटिस का यहाँ पर वो जवाब दे रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से उनके योग शिविर लगते हैं, उसमें पैसे लेने की बात आई है कि तकरीबन 51 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक वो अलग अलग जगह अपने शिविरों में पैसा लेते हैं। और कई बार तो जो इन एजेंसियों के अधिकारी और कर्मचारी उन योग शिविरों में शामिल होकर उन रसीदों को कटाते हैं। हालांकि बाबा रामदेव ने इसका भी खंडन किया है, कहा कि एक आध बार हो सकता है गलती से किसी बाहरी सदस्य से पर्ची कटवा ली गई हो, लेकिन जिस तरीके से एजेंसियां भेस बदलकर उनके कर्मचारी बनकर अधिकारी योग सीखने के बहाने उनके शिविरों में जा रहे हैं, पर्चियां साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। अभी की बात करूंगा 9 अगस्त का जो आंदोलन हुआ था, उससे पहले जब उनको नोटिस जारी किया था इंटेलिजेंस ने, तो वहां पर भी कहा गया था कि यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हरिद्वार में तैयारी के दौरान वहां पर भक्त बनकर पहुंचे थे, योग सीखने के बहाने पहुंचे थे, समर्थक बनकर वहां पर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की पूरी तैयारी यही थी कि बाबा रामदेव को कहीं ना कहीं फंसाया जाए। लेकिन उस सब कुछ साक्ष्य जुटाने के बाद उनके खिलाफ नोटिस तो जारी कर दिया गया। बाबा रामदेव बोलते भी मैं उसका जवाब दूंगा, और निश्चित तौर पर जैसे वो लगातार जवाब दे रहे हैं तो जवाब तो उनको देना भी पड़ेगा कानूनन रूप से। लेकिन उसके बाद क्या सारी चीजें होती हैं, क्या वाकई में उन पर जांच साबित हो जाती है या जो भी आरोप उन पर लगा है वो साबित हो जाता है, इसमें काफी वक्त लग जाएगा, हो सकता है सालों लग जाए। लेकिन कम से कम लोगों के बीच में तो इससे ये मैसेज चला ही गया। सरकार जो चाहती भी थी कि बाबा रामदेव ने कोई गलत किया जिसकी वजह से उनको नोटिस जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस रणनीति में तो अपनी सफल होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि बाबा रामदेव पाक साफ है, जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं, आरोप उन पर भी लगते रहे हैं। आशीष। बिल्कुल दीपक, तो यकीनन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उससे साफ हो रहा है एक साल में 100 नोटिसें भेज दी जाती हैं। 1.25 साल, माफ कीजिएगा 1 साल कहना शायद थोड़ा वक्त कम हो जाएगा, 1.25 साल मान लीजिए, उस वक्त को 1.25 साल का वक्त और 100 नोटिसें भेजी जाती हैं। केंद्र सरकार लगातार नोटिस पर नोटिस भेज रही है और कोशिश कर रही है कि बाबा रामदेव की आवाज को लगातार दबाया जाए। आज हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का हश्र यही होता है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आज की सरकार की नस नस में दौड़ रहा है, वाकई में उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपका हश्र यही होता है? हालांकि नोटिसें ही जारी होती हैं, उसके बाद कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है, ये भी साफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब मकसद सिर्फ इन नोटिसों का यही रहा है कि वाकई में बाबा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी जाए ताकि अपना जो बदला है वो पूरा किया जा सके। हमारे पास कुछ ऐसे खत हैं जो बताते हैं कि जब जब बाबा ने आंदोलन किया है तब तब उनके खिलाफ नोटिसें जारी हुई हैं। ये नोटिस उस वक्त की है जब बाबा रामदेव ने अपना आंदोलन किया था रामलीला मैदान में, उस वक्त की ये नोटिस है। पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर
और चेयरमैन को, मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि उनके तमाम जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है उसके तमाम खातों की जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि किस तरीके से लेन देन हो रहा है। ये तब की नोटिस है जिस पर अब एक बार फिर से कार्रवाई हुई है। हम आपको बता दें कि 2011 से 2012 तक ये सरकार चुप रहती है, ईडी चुप रहता है, और ये मामला जब रामदेव उस वक्त रामलीला मैदान मेंशन पर बैठते हैं, ये नोटिस उनको जारी हो जाती है, लेकिन सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये मान लिया जाता है कि बाबा रामदेव शायद अब अनशन नहीं करेंगे। लेकिन जब दोबारा बाबा रामदेव 9 अगस्त को अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, और इतना बड़ा जन समुदाय उनके साथ दिल्ली की सड़कों पर उतर आता है, उसके बाद दोबारा उनके ऊपर इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है और उसके बाद उनको फिर से एक नोटिस जारी की जाती है और उसका जवाब बाबा रामदेव अपने जरिए देते हैं, जिसमें वो साफ कहते हैं, ये बाबा का जवाब है, उन्होंने साफ किया है कि कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक संस्था से हो सकती है और 20 साल से लगातार वो अपने तमाम कामकाज दिखाते रहे हैं सरकार को, लेकिन सरकार को 19 साल से कुछ भी दागदार नहीं दिखा, लेकिन 20वें साल में सब कुछ दाग दिख रहा है, क्योंकि अब सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। यकीनन ये एक बड़ा मुद्दा है। सरकार इन तमाम सवालों से लगातार बचती रही है कि क्या बाबा रामदेव के खिलाफ यहां किसी बदले की कार्रवाई की जा रही है। बाबा रामदेव लगातार यही कहते हैं कि हां, उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो नोटिसें हैं और तमाम कागजी कार्रवाइयां बताती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। फेमा के तहत न सिर्फ बाबा रामदेव को बल्कि आचार्य बालकृष्ण को भी नोटिस भेजी गई है और उनसे ये कहा गया है कि उन्होंने फर्जी पासपोर्ट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है, विदेशों में धन जमा किया है, विदेशी मुद्रा का गलत तरीके से विनिमय किया है। बाबा रामदेव के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं। सवाल ये है कि इस तरीके से खेल होता रहा, 20 साल से सरकारी मशीनरी सब कुछ देखती रही, लेकिन क्यों चुप रही सरकारी मशीनरी। सरकारी मशीनरी को 19 साल बाद ही ये सब आवाज क्यों सुनाई दी कि बाबा रामदेव यहां पर कुछ गलत काम कर रहे हैं। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े रहे इस पूरी चर्चा में। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इस चर्चा में आपने भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपके साथ चर्चा भी सारगर्भित रही और इस मुद्दे पर एक ऐसी चर्चा हुई जिससे लगता है कि वाकई में सरकारें जब चाहें वो कर सकती है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका। सत्ता के खिलाफ आवाज अगर आप उठाते हैं, करप्शन के खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं, सिस्टम के खिलाफ आप अगर आवाज उठाते हैं, तो यूपीए 2 की सरकार आपको ये बता देना चाहती है कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। जन समुदाय दिल्ली में उमड़ा था, इतना बड़ा जन समुदाय करप्शन के खिलाफ उमड़ा था। हो सकता है इसमें से 80% लोग बाबा के समर्थक रहे हों, अंध समर्थक रहे हों और बाबा की एक आवाज पर उनके साथ जुड़ गए हों, लेकिन 20% भी अगर, या 10% भी, या महज 1% भी जनता ये सोच रही है कि वाकई में इस देश में करप्शन हो गया है और सिस्टम उनके खिलाफ जा रहा है, तो उस जनता को यूपीए 2 की यह सरकार बताना चाहती है कि सिस्टम भले ही करप्ट हो, लेकिन आवाज मत उठाना, क्योंकि बाबा रामदेव को हमने 1 साल में, या माफ कीजिए 1.25 साल में 100 नोटिसें भेज दी हैं। एक आम आदमी का क्या होगा वो ये खुद समझ सकता है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।